हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। मैं श्रेया राय आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। यानी आज हम एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और बनाना सीखेंगे, समझेंगे कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है और कौन कौन से उसके ऑर्गेनेलीज होती हैं जो उसके अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं आज आप अपने इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप समझ के एनिमल सेल को बना सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई रटने का तरीका नहीं बताऊंगी या मैं कुछ ये नहीं बताऊंगी कि आप किस तरीके से उसे रटें, क्योंकि रटने के बेसिस पे अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो हमें जल्दी भूल जाता है। लेकिन अगर हम उस चीज़ को समझ के बनाते हैं या हम एक तरीके से उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैरी ऑन करना आसान हो जाता है। तो आज हम यही कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एनिमल सेल जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा और डो नॉट स्किप द वीडियो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच बीच में आएंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी फॉर क्लास 9th टू ऑनवर्ड। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग भी बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये हमेशा ही यूज़फुल होगी ये वीडियो, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। या 9th क्लास में 10th क्लास में तो ये बेसिक मिलता ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे। सबसे पहले जो सेल होता है उसकी एक आउटर कवरिंग होती है। मैं सबसे पहले वो आउटर कवरिंग बना देती हूँ। सबसे पहले जो एनिमल सेल है वो एनिमल सेल के पास ये आउटर कवरिंग होती है। ये बीच में दो ये जो आपको स्पेस ऐसे दिखाई देंगे, अभी मैं बना रही हूँ, ये क्या है और किस लिए काम आते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में बीच में जहाँ पे इसका पॉइंट आएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। फिर सेल जो है ये ऊपर से यहाँ पे एक ऐसे राउंडेड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका वर्क है क्या वर्क है ये हम अभी इसी वीडियो में आगे देखेंगे। फिर ये जैसा सेम ये हमारा एक फिगर है वैसा ही एक फिगर यहाँ पे बनेगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। और फिर ये जो है वो हमारी आउटर कवरिंग। ओके, सो दिस इज आवर आउटर कवरिंग। यानी ये क्या है, सेल, एनिमल सेल की आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है इसको? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ इन्हें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इन्हीं को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर इन्हें प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जाना जाता है, प्लाज्मा लेमा। तो यानी जो आउटर कवरिंग है हमारे सेल की, इट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, या फिर इन्हें हम प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चारों जो नाम है, अगर इन चारों नाम में से आप कुछ भी लिखते हो तो वो गलत नहीं है। और ये चारों नाम से अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो इसके चारों तरफ एक और आउटर कवरिंग बनती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो दिस इज द कंप्लीट आउटर कवरिंग, जो कि क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एनिमल सेल में कोई और कवरिंग नहीं होती है। ओके, अब हम हमारा सेंटर जो हमारा पॉइंट है, जो बीच का सेल के एकदम मिडिल का पार्ट होता है, वो बनाते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, सेल में हमारे सबसे बीच में एक ऐसे डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डबल मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मैं ऐसे बनाती हूँ, आप देखना। ठीक है, बीच में एकदम सर्कल में ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये डबल मेम्ब्रेन का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस आप देख रहे होगे कि ये डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में ये जो ये मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं इसको बोला जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या बोला जाता है?
न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब है कि ये एक न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है, ठीक है। न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। जैसे हम अभी न्यूक्लियोप्लाज्म इसको नहीं बोलेंगे, इसको एक तरीके से हम न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग बोल सकते हैं या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप बोल सकते हैं। ओके, आप बीच में छोटे छोटे ये पोर्स देख रहे होगे, छोटे छोटे स्पेसेस देख रहे होगे, ये इसको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे एनिमल सेल का, इट इज़ ऑल्सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है बच्चों कि ये जो आउटर कवरिंग होते हैं सेल्स के, ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर अलाउ तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो सब्सटेंस हमारे सेल के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर यूज़फुल होगा, ठीक है। तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं जो चीज़ों को अपने अंदर एंट्री करना अलाउ तो करते हैं लेकिन सब चीज़ों को नहीं, ठीक है। तो जो उन्हें सुटेबल लगता है ये उन चीज़ों को अपने अंदर अलाउ करते हैं। उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर भी अपने अंदर उन्हीं चीज़ों को अलाउ करता है विच इट थिंक्स इट सुटेबल फॉर द मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का न्यूक्लियस। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब एक डेंस सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है? ये न्यूक्लियोलस बोला जाता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि राइबोसोम सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है? राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है। और राइबोसोम्स का काम क्या है वो हम लोग अंदर देखेंगे। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स को सिंथेसिस कौन करता है? हमारा न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम को सिंथेसिस करता है। इसके बाद अंदर जो है क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो जेली फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। Basically, all the organelles which are present inside the न्यूक्लियस के अंदर जितनी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं वो सब न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाती हैं, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें जो है न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब कंसिडरेबली कंबाइनली क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियस कहलाती हैं। सो दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल विच इज न्यूक्लियस। जीन्स जो होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, एज जीन्स कंटेन करती हैं हमारी जेनेटिक मटेरियल को। जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, हमारे पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, ये सब कैरी फॉरवर्ड करती हैं जीन्स। इसलिए दे आर द मेन पार्ट ऑफ द सेल, जो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, चाहे हम यूनिसेलुलर की बात करें, चाहे हम मल्टी सेलुलर की बात करें, चाहे यूकैरियोट्स, चाहे प्रोकैरियोट्स, अगर हम किसी की भी बात करते हैं तो ये जो जीन्स होती हैं ये सबके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब बच्चों इसी मैं पूरा नहीं बना रही, मैं थोड़ा सा बना रही, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसी न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग से कनेक्टेड एक दूसरा बॉडी होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला, ये भी बॉडी होता है, जिसे हम बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं हम? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऐसे ही करके ये पूरे न्यूक्लियस के चारों तरफ फैले होते हैं। मैं आप लोगों को एक बता के समझा दे रही हूँ। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसे हम बोलते हैं क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है RER और एक होता है SER। RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER और SER ये दो तरीके के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। देखो बच्चों, कभी कभी ये जो कुछ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनके ऊपर कुछ ऐसे एक बॉडीज़ लगी होती हैं, छोटे छोटे दूसरी चीज़ें, दूसरा ऑर्गेनलीज लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या?
ये सभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं लगा होता है, कुछ कुछ पे लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज कर रहा था, तो इसको बोला जाता है राइबोसोम। राइबोसोम्स जो होते हैं, ये जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ओके, और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, उन्हें हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैव राइबोसोम्स, दे आर नोन एज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and those endoplasmic reticulum which do not have ribosomes, they are known as smooth endoplasmic reticulum। चीज़ें समझ में आई? अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच जो राइबोसोम्स होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं। जो राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं, इन्हें बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम। ठीक है, और कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ही फ्रीली सेल्स के अंदर मोशन नहीं बोल सकते, लेकिन सेल्स के अंदर ऐसे ही फ्री प्रेजेंट होते हैं, इनको बोला जाता है फ्री इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी फ्री राइबोसोम। क्या बोलते हैं? फ्री राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के फंक्शंस क्या हैं? राइबोसोम आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जो प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम के थ्रू सिंथेसाइज की जाती है, वो प्रोटीन पूरे बॉडी को जाती है। ठीक है, और जो प्रोटीन फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं, वो प्रोटीन का इस्तेमाल सेल करता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं इस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा डबल मेम्ब्रेनियस, जिसे हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्गी बॉडी। ये एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर इसके आउटर कवरिंग में होता है। देखो, इसको बोला जाता है गोल्गी बॉडी। ये बेसिकली इनका जो काम होता है वो होता है प्रोसेसिंग और पैकिंग का। लाइक जो प्रोटीन हमारा, एक मिनट पहले मैं लिख दूं, गोल्गी बॉडी। ठीक है, इन्हें हम डिक्टोसोम के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिक्टोसोम क्या होते हैं, तो गोल्गी बॉडी को ही हम डिक्टोसोम भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। जैसे जो प्रोटीन हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, उन प्रोटीन की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम हमारा गोल्गी बॉडी करता है। ये गोल्गी बॉडी के कॉर्नर में आप देख रहे हो जो ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर लगा होता है, ये जब सेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यही टूट के लाइसोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? लाइसोसोम बन जाता है। लाइसोसोम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसे इसलिए बोला जाता है लाइसोसोम को, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जब सेल की ग्रोथ हो जाती है और सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इमरजेंसी के टाइम पे ये लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो ये पूरे सेल को डाइजेस्ट करने में और उसे ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं लाइसोसोम्स, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, बिकॉज इमरजेंसी के टाइम पे ये सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय का मतलब ये है कि वो उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ ऐसे जैसे हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो होता है बोन्स, हमारा स्केलेटल सिस्टम। उसी तरीके से कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो सेल के चारों तरफ लगे हुए होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या? माइक्रो ट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ कुछ और ऑर्गेनेलीज काम में आती हैं, जिसको हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ लगी होती हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्या? माइक्रोफिलामेंट।
माइक्रोफिलामेंट, ये भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब अंदर सेल के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर प्रेजेंट है, इस पूरा जेली सा सेमी सॉलिड सा पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। बच्चों जब भी आपको साइटो वर्ड दिखाई देता है तो साइटो का मतलब होता है सेल, तो साइटोसोल यानी कि सेल के अंदर का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है। अब काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैं आप लोगों को आज कुछ 3-4 पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप लोगों को कंफ्यूज करते होंगे। जैसे हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, हमारा प्रोटोप्लाज्म, हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, और हमारा हो गया साइटोसोल। मैं चारों बताती हूँ आपको ये क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म इज द ऑल द पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जितनी भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये कंबाइनली क्या कहलाती हैं, साइटोप्लाज्म कहलाती है। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर हमारा जितना ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी चीज़ें हम लोग सेल के अंदर देखेंगे, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, साइटोप्लाज्म। उसमें साइटोसोल भी आता है, यानी ये फ्लूइड भी आता है जो हमने यहाँ पे देखा, साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है, वो सिर्फ फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। इसमें कोई ऑर्गेनेलीज नहीं है। साइटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड द साइटोसोल प्रेजेंट इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होगा, यानी एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं था, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी है, यानी सब कुछ जो भी एक सेल के अंदर प्रेजेंट है वो सब कुछ क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस की बाउंड्री, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट वो सारी चीज़ जो प्रेजेंट होती है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिटवीन व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोसोल। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेल लिविंग बॉडी के अंदर है तो वो कोई चीज़ अपने अंदर ले रही होगी और उसके अंदर से भी कोई ना कोई चीज़ बाहर जा रही होगी। तो कोई चीज़ अंदर और बाहर सेल के अंदर से कैसे होती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कोई चीज़ अंदर कैसे आती है, कोई चीज़ बाहर कैसे जाती है। तो जो मैंने आप यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये कहीं पे भी हो सकते हैं। यही हेल्प करते हैं हमारे सेल के अंदर से जो भी पार्टिकल है उसको बाहर जाने के लिए या फिर अंदर आने के लिए। 2 प्रोसेस होती हैं। वन प्रोसेस इज नोन एज इंडोसाइटोसिस, and the second process is known as exocytosis. इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि जब भी सेल के अंदर कोई चीज़ सेल के अंदर से बाहर जानी होती है तो क्या होता है कि ये एक पैकेट के अंदर पहले इंक्लोज हो जाती है। ठीक है, इस पैकेट को बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल, या इसको सेक्रेटरी वेसिकल के नाम से जानते हैं। तो ये वो पैकेट के अंदर ये इंक्लोज हो जाती हैं। ये पैकेट जो होते हैं ये जैसे हमारे बाउंड्री के पास आते हैं, यानी हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास आते हैं, तो जिस लिपोप्रोटीन से हमारा सेल मेम्ब्रेन बना होता है उसी प्रोटीन से हमारा ये सेक्रेटरी वेसिकल भी बना होता है। यानी इन दोनों की जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मेकिंग है, जो सब्सटेंस जिससे ये दोनों बने हुए हैं वो सेम है। तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आता है तो ये गल जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये जो हमारा फूड पार्टिकल है ये बाहर चला जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी पार्टिकल को जाना होता है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, यानी एग्जिट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। उसी तरीके से अगर किसी चीज़ को सेल के अंदर आना होता है तो जैसे ही वो ये ऐसा कवरिंग बन जाता है और जैसे ही वो चीज़ सेल के अंदर आता है ये कवरिंग क्लोज हो जाती है।
ठीक है, ये कवरिंग क्लोज हो जाती है और वो सब्सटेंस हमारा सेल के अंदर चला आता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इंडोसाइटोसिस, यानी सेल के अंदर कोई चीज़ आ रहा है, ठीक है। इससे इस वेसिकल जो वेसिकल यहाँ इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस कराती है, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोटिक वेसिकल। क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोटिक वेसिकल। समझ में आया, पिनोसाइटोटिक वेसिकल। अब देखो, जो यहाँ पे एक ऑर्गेनेलिज और बचा हुआ है, जैसे कुछ ऑर्गेनेलिज और हैं। अभी सेल के अंदर जो एनर्जी फॉर्मेशन का पार्ट होता है कि सेल के अंदर एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है, ये सेल के अंदर बहुत सारे होते हैं, मैं आप लोगों को एक बता रही हूँ। यहाँ पे ये डबल मेम्ब्रेनियस बाउंड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस। सेल का पावर हाउस मतलब कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्पायरेशन से एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे एनर्जी हाउस या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो होते हैं, ये इनके ऊपर हमारे पड़े होते हैं ये राइबोसोम्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बच्चों, दे आर नोन एज तो नहीं बोल सकते कि, लेकिन इनका जो एक मेन फंक्शन है वो हार्मोन सिक्रीशन का फंक्शन है, ठीक है। ये हार्मोन सिक्रीशन करते हैं और हार्मोन सिक्रीशन करने के साथ साथ जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका वो है टॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं, सेल के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं, उन सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एक चीज़ और यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक डबल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि 90 डिग्री पे कनेक्ट होता है। ये इस बॉडी को हम बोलते हैं सेंट्रियोल। रुको मैं इधर बता देती हूँ, इस बॉडी को बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोला जाता है, ये बॉडी जो है, इस बॉडी को सेंट्रियोल बोला जाता है। सेंट्रियोल जो होता है ये सेल डिवीजन, यानी जब भी फ्यूज़न होता है तो ये काम करता है, सेल डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन के साथ साथ जो भी एनिमल सेल, जो यूनिसेलुलर एनिमल सेल्स होते हैं, जो सीलिया या फिर सुडोपोडिया या फिर फ्लैजिला से जो अपना लोकोमोशन का काम करते हैं, उन्हें बनाने में जो हमारा सेंट्रियोल है ये बहुत बड़ा काम करता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है हमारा एक तरीके से पूरा छोटा छोटा जो भी हमारे सेल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, नॉर्मली जो सेल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। किस तरीके से एक सेल, एक नॉर्मल एनिमल सेल का डायग्राम आपको बिना रटे समझ के बना लेना है, और एक एक चीज़ को किस तरीके से हमने फंक्शन समझ लिया, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। वीडियो एक बार में देखने पे आपको समझ में नहीं आएगी तो इसको प्लीज़ 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग आपको हो सकती हैं। और ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।